दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर की टेम्परेचर बिना किसी लोड पे हमेशा ही 50 डिग्री सेल्सियस के अबव चला जाता है 30 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर में, और विथ लोड वो टेम्परेचर बढ़ के 95 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाती है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आपके कंप्यूटर में जो प्रोसेसर है बहुत ही जल्दी डिग्रेड कर जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन पे आपको एक बढ़िया CPU कूलर पे ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आपके पास दो ऑप्शन आती हैं, लिक्विड कूलर्स एंड एयर कूलर्स। आप इनमें से कोई सा भी चूज कर सकते हो, पर लिक्विड कूलर्स एज कम्पेयर टू एयर कूलर्स ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा एयर कूलर दिखाने वाला हूं जो CPU को बढ़िया कूलिंग तो प्रोवाइड करता ही है, उसके साथ साथ उसका एस्थेटिक्स भी बहुत ही बढ़िया है। जब उसमें RGB लाइट्स वगैरह जलेगा तो देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। इसी के साथ इस कूलर पे आप अपने CPU का रियल टाइम में टेम्परेचर भी देख सकते हो। हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑल-सी का M120D प्लस की। ऑल-सी, AL-ACY जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। ये कूलर ऑलमोस्ट हर तरह के CPU सॉकेट के लिए कॉम्पेटेबल है। आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो। इसमें जितने भी सॉकेट्स मेंशन की गई हैं, ये ज़्यादातर मॉडर्न CPUs को कवर कर देता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि आप इस कूलर को किस तरीके से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो, एंड फाइनली चेक करेंगे कि Ryzen 7 3700X CPU के साथ ये कूलर कैसा परफॉर्म करता है। मैं आपको अपने कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूं। Ryzen 7 3700X CPU के साथ इसमें RTX 3060 ग्राफिक्स कार्ड भी लगी हुई है, और इसमें 32 GB की रैम है, और सिस्टम में टोटल 6 फैंस लगे हुए हैं। एनीवे, अगर मैं इस बॉक्स की सील को ओपन करता हूं तो इसमें मुझे दो कंपार्टमेंट्स मिलती हैं। इस बॉक्स में कुछ ज़रूरी एक्सेसरीज एंड टूल्स है, और ये है हमारा मेन यूनिट यानी कि कूलर। इस बॉक्स की बात करें तो इसमें एक प्लास्टिक बैग में मिलती हैं कुछ माउंटिंग एक्सेसरीज, एक 2 ग्राम की थर्मल पेस्ट, एक स्क्रू ड्राइवर हैंडल एंड स्क्रू ड्राइवर, एंड फाइनली एक यूज़र मैनुअल। इस प्लास्टिक बैग में आपको दो माउंटिंग ब्रैकेट्स मिलती हैं, एक मदरबोर्ड की नीचे लगेगा और एक ऊपर। डिफरेंट स्टैंड ऑफ्स भी मिलती हैं, कुछ वॉशर्स हैं एंड नट्स हैं। बाय द वे, इन बॉक्स जो थर्मल पेस्ट प्रोवाइड की गई है उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 12.5 वाट है पर मीटर केल्विन पे। कूलर की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो प्लास्टिक यूज़ हुई है वो मेरे हिसाब से डिसेंट क्वालिटी का है, बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत ही बेकार भी नहीं है। कूलर की जो बैक साइड है यानी कि जो पोर्शन CPU पे माउंट होगा उसका साइज ऑलमोस्ट हर CPU के लिए ठीक है। साथ ही यहाँ पे कॉपर की यूज़ की गई है, तो अगर आप लिक्विड मेटल थर्मल पेस्ट का यूज़ करना चाहते हो तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। आपको तो पता ही होगा कि जो एल्यूमिनियम हीटसिंक्स होती हैं उनमें अगर आप लिक्विड मेटल का यूज़ करते हो तो एल्यूमिनियम हीटसिंक जो है वो डैमेज हो जाती हैं। जो इसमें हीटसिंक यूज़ की गई है उसका भी सरफेस एरिया बहुत ही बड़ा है, तो कूलिंग में कोई इशू नहीं आएगा। बहुत सारे इसमें फिन्स भी आपको देखने को मिल जाता है। दोनों तरफ से फैंस यूज़ किए गए हैं, तो दोनों फैंस इस हीटसिंक को ठंडा रखेगा, तो CPU का टेम्परेचर डेफिनेटली कम रहेगा अगर आप इस हीटसिंक को यूज़ करते हो, यानी कि इस कूलर को यूज़ करते हो। तो इसका टेम्परेचर प्रोफाइल भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। जो फैंस है यहाँ पे ये मैक्सिमम 1900 RPM तक अचीव कर सकता है, और ये चीज़ जो सॉफ्टवेयर है ये भी कॉन्फर्म कर रहा है। CPU की टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी दिया गया है। एनीवे, अब हम केबल्स की बात कर लेते हैं कि इस CPU कूलर से कितने केबल्स आउटपुट में निकल रहे हैं, कितने केबल्स को आपको मदरबोर्ड के साथ या फिर पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करना है। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें टोटल 3 अलग अलग केबल्स हैं। एक केबल जाएगा डायरेक्टली मदरबोर्ड की CPU फैन हेडर पे, एक जाएगा RGB के लिए, और एक है सेटअप पावर कनेक्टर जो आपको PSU की जो सेटअप पावर है उसके साथ कनेक्ट करनी है। अगर दोस्तों आप इस कूलर को खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला कि जो आपका कैबिनेट है उसमें सफिशिएंट स्पेस हो, क्योंकि ये कूलर बहुत ही बड़ा है, इसको लगने के लिए सफिशिएंट स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। एक ATX मिड टावर केस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप RGB फंक्शन को यूज़ करना चाहते हो इस कूलर की, तो आपके कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड है उसमें ARGB कनेक्टर्स होना चाहिए, अदरवाइज आप RGB फंक्शन को यूज़ नहीं कर पाओगे।
चलिए अब बातें तो बहुत हो गई, अब इसको लगा के देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस मिलता है। अब इस CPU कूलर को लगाने के लिए मुझे मेरे कंप्यूटर को पूरा खोलना पड़ेगा, मतलब मदरबोर्ड को पूरी तरीके से सिस्टम से अलग करना पड़ेगा। इसके लिए मदरबोर्ड में जितने भी कनेक्टर्स हैं उनको निकालना पड़ेगा, ग्राफिक्स कार्ड को निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही मदरबोर्ड फ्री होगा। तो मैं ये प्रोसेस आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली मदरबोर्ड से शुरू करता हूँ। तो ये है मेरा मदरबोर्ड। इसमें सबसे पहले जो कूलर लगा हुआ है इसको खोलना पड़ेगा। मेरे सिस्टम में रेथ प्रिज्म कूलर लगा हुआ है, तो इसको हम खोलेंगे। इसके लिए सिंपली हम इस लॉक को ऐसे खींचेंगे तो ये कूलर जो है लूज हो जाएगा। उसके बाद इसको उठा लेंगे। इसके बाद मुझे जो थर्मल पेस्ट है इसको क्लीन करनी है। आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यूज़ कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे हैंड सैनिटाइजर का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल नहीं है। अब बारी आती है कूलर को इंस्टॉल करने की। आपको इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग सारे डिटेल्स इनके मैनुअल पे मिल जाएगा। मैनुअल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको सब कुछ करना है। सबसे पहले आपको इन स्क्रूज को खोल लेना है ताकि ये जो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं ये उठ जाए और नीचे का जो मेटल की प्लेट है वो भी निकल जाए, तभी जाके आप जो नया कूलर है उसको इंस्टॉल कर पाओगे। ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट मदरबोर्ड के नीचे लगेगा। इसमें डिपेंडिंग अपॉन द सॉकेट होल्स बने हुए हैं। आपको इस बारे में मैनुअल से पता लग जाएगा कि कौन सा होल किसके लिए है, कौन से सॉकेट के लिए है। मेरे लिए ये होल्स काम में आएगा। इस प्लास्टिक में दोस्तों जो भी पार्ट्स है ये सभी पार्ट्स AMD CPUs के लिए यूज़ होगा। अगर आपके पास इंटेल की प्रोसेसर है तो सिर्फ आपको इन स्पेसर की जगह पे इन स्पेसर्स को यूज़ करनी है, बाकी सभी पार्ट्स सेम होगा। सबसे पहले इस ब्रैकेट में इन स्पेशल नट्स को लगाना है, फिर इन स्पेसर से इनको लॉक करनी है। ऐसा ही आपको चारों में करनी है। देन मदरबोर्ड को इसके ऊपर प्लेस करनी है। देन इन स्टैंड ऑफ्स को कस देना है। अब आपको प्रोसेसर के ऊपर थर्मल पेस्ट को लगानी है। मैं इस बार X पैटर्न का यूज कर रहा हूं। अब आपको इस ब्रैकेट को इन स्टैंड ऑफ्स के ऊपर प्रॉपरली होल्स को अलाइन करके लगानी है एंड देन इन नट्स को कसना है, जो कि मैं भूल गया था और मैंने एक्साइटमेंट के चक्कर में पहले ही जो कूलर है उसको लगा दिया था। अब थर्मल पेस्ट वेस्ट ना हो जाए इसी वजह से कूलर को मैंने रहने दिया और जो नट्स है उनको कस दिया कुछ इस तरीके से। इस CPU कूलर को लगाने से पहले आपको इस प्लास्टिक के पन्नी को हटा लेनी है। हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। कूलर को इंस्टॉल करने से पहले आपको इस प्लास्टिक को हटा देनी है ताकि आप इन होल्स को एक्सेस कर पाओ। इन होल्स के जरिए आपको स्क्रू ड्राइवर को डालनी है और यहाँ पे जो स्क्रूज हैं इनको आपको कसना है। बस अब जो मेन इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है और बचा ही क्या है, सिंपली मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर डालनी है, सारे के सारे स्क्रूज को कसना है, सारे के सारे कनेक्टर्स को लगानी है, ग्राफिक्स कार्ड को लगाना है और कैबिनेट को असेंबल कर देना है, यानी कि कैबिनेट की ढक्कन को बंद कर देना है। अगर दोस्तों मैं आपको इस CPU कूलर की कनेक्टर्स के बारे में एक बार बताऊं तो ये जो सेटा कनेक्टर है इसको आपको सेटा पावर केबल के साथ कनेक्ट करना है और जो ये वाला कनेक्टर है जो RGB के लिए है इसको आपको ARGB कनेक्टर के साथ मदरबोर्ड में कनेक्ट करनी है। आइए अब कूलर की परफॉर्मेंस को देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे सिस्टम में Ryzen 7 3700X है। इस CPU को मैंने गेम मोड के ऊपर रन किया था जो कि AMD की कुछ डिफ़ॉल्ट ओवरक्लॉकिंग सेटिंग्स है, उसी में मैंने रन किया। मैंने कोई मैनुअल ओवरक्लॉकिंग का यूज़ नहीं किया। CPU की स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए मैंने Cinebench का यूज़ किया था और रेथ प्रिज्म कूलर और M120D दोनों के साथ ही मैंने इस टेस्ट को 5 मिनट के लिए रन किया था और रिजल्ट M120D प्लस के साथ अमेजिंग था। 10 डिग्रीज की डिफरेंस मुझे देखने को मिला था। आप रेथ प्रिज्म कूलर में जो टेम्परेचर्स है वो देख सकते हो। और अब मैं आपको जो टेम्परेचर्स दिखा रहा हूँ ये M120D प्लस के साथ है। अगर मैं गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मैंने दोनों ही कूलर को यूज़ करके Far Cry 6 को खेला था। रेथ प्रिज्म कूलर के साथ मुझे टेम्परेचर 84-85 के आसपास देखने को मिल रहा था, पर जैसे ही मैंने M120D प्लस को लगाया टेम्परेचर ड्रॉप होकर 74 के आसपास मूव हो रही हैं। तो यहाँ पे भी मुझे 10 डिग्री की टेम्परेचर ड्रॉप देखने को मिला जो कि मैं कहूँगा अमेजिंग है। एक एयर कूलर से और सिर्फ 4,900 रुपये स्पेंड करके इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और अगर मैं RGB कंट्रोल्स की बात करूं तो आपके मदरबोर्ड में जो भी RGB कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर है उसका आप यूज़ कर सकते हो। उससे आप इजीली RGB को कंट्रोल कर सकते हो और वो देखने में बहुत ही प्यारा लगता है।
फाइनली बात कर लेते हैं टेम्परेचर रीडिंग्स की। इस कूलर पे जो टेम्परेचर रीडिंग्स दिखा रहा है वो एक्यूरेट नहीं है, उस पर बहुत ज़्यादा टॉलरेंस है। ऑलमोस्ट 20 डिग्री के आसपास यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। ये शायद मेरा जो ये प्रोडक्ट है इसमें कुछ डिफेक्ट रहा होगा, पर मैंने बहुत सारे ऐसे भी रिव्यूज़ देखा है जिसमें ये चीज़ ठीक से काम कर रहा है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट के साथ डिफेक्ट है, शायद आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। ऑब्वियसली यहाँ पे जो टेम्परेचर दिखा रहा है ये मैटर नहीं करता। जब कंप्यूटर ठंडा रहेगा तब ये सब चीज़ें तो बेकार है, ये जस्ट एस्थेटिक्स है। अब लोगों को दिखा सकते हो कि हाँ यहाँ पे टेम्परेचर शो करता है, अब वो गलत है सही है क्या फ़र्क पड़ता है। तो बस दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। इस कूलर की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। इससे मेरे चैनल को भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करते हो। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दीजिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करते हो। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।